नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। किसान सड़कों पर डटा हुआ है तो तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसान संगठनों से कृषि मंत्री समेत 3 मंत्रियों ने चर्चा की, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और किसान अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। इन सब के बीच राजनीति भी अपने चरम पर है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार कानून पर पीछे नहीं हटेगी। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को चौतरफा घेरा और किसानों की मांग सुनने की बात कही, लेकिन बात से कोई बात नहीं बनी। अब चौथे दौर की चर्चा होगी। किसानों को कई सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल चुका है तो राजनीतिक दल भी किसानों के साथ होने की बात कह रहे हैं, लेकिन किसानों ने सियासत और सियासी दल दोनों को अपने प्रदर्शन से दूर रखा हुआ है। तो सवाल यह कि सियासी दल राजनीति करने से पीछे नहीं है और अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अन्नदाता के आंदोलन पर सियासत आखिर क्यों की जा रही है। सवाल पूछेंगे, लेकिन दिन भर के घटनाक्रम पर एक खास रिपोर्ट आप देखिए पहले, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। पीएम मोदी ने बनारस की धरती से साफ कर दिया था कि सरकार कृषि कानून पर पीछे नहीं हटेगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की बैठक हुई। किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। लेकिन इसके तर्क कृषि कानून पर दिन भर सियासी पारा गर्म रहा। कहीं किसानों के समर्थन में धरना हुआ तो विपक्ष के निशाने पर सरकार रही। किसानों के कई संगठन सरकार से बातचीत के लिए पहुंचे, लेकिन उससे पहले सियासी पारा चढ़ा रहा। कुछ नहीं निकला मीटिंग में 3 घंटे बात का जवाब यही से सरकार पासों बहुती बात जी की खेतीबाड़ी मंत्री ने की है कि यह पहला अपना हल बनता, छोटी कमेटी बनाओ, अंदोलन वापस ले लो, जिसका मतलब है कि सरकार मसला हल करना नहीं चाहती, सिर्फ चर्चा करना चाहती है। आपका आंदोलन लगातार शांतमई जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, शांतमई आंदोलन जारी रहेगा। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला किया। राहुल ने लिखा, अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। किसानों की मेहनत का हम सब पर कर्ज है। ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, ना ही उन्हें दुत्कार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस चलाकर। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसानों का अधिकार दीजिए। तो अखिलेश यादव ने किसानों की पीड़ा का जिक्र कर दी। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है और लगातार ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे बड़े लोगों को लाभ पहुंच जाए। इसलिए किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे जायज हैं। किसानों की मदद होनी चाहिए, किसानों के पक्ष में फैसले होने चाहिए और कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अगर किसान को समर्थन मूल्य चाहिए और अपनी आय दोगुनी अगर करनी है तो वो कहाँ जाए, किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के अपना धान, मक्का और फसल लेकर के जाए। विपक्ष ने किसानों से किए वादों को जुमला करार देने में देर नहीं की। विपक्ष ने कहा कि सरकार सिर्फ कागजों पर किसान की आय
दोगुनी करने का दावा करती है। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए मंत्री ब्रजेश पाठक सामने आए और कहा कि ये इनकी पुरानी आदत है। दरअसल अखिलेश जी जो प्रारंभ काल से उनकी पार्टी और उनके लोग जो करते रहे वही उन्होंने बयान दोहराया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। जिस ढंग से कांग्रेस और दूसरी सरकारों ने किसानों को बरगलाया है, अभी स्थितियां स्पष्ट होंगी, सब लोग साथ होंगे। किसान संगठनों से बैठक में मंत्रियों ने लंबी चर्चा की, लेकिन इस मसले पर जमकर सियासत हो रही है। आरोप है कि किसानों का प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है, लेकिन किसान इस बात से इनकार कर रहे हैं। अब सवाल ये, किसानों के बीच भ्रम कौन फैला रहा है? सवाल ये भी कि किसानों के मसले पर आखिर सियासत क्यों की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिन भर का घटनाक्रम आपने देख लिया है, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। यानी तीसरे दौर की भी बैठक खत्म हो गई है और यह बैठक बेनतीजा रही। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे। सचिन रावत इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। अनिला सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गई है, बीजेपी के नेता, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ मनोज पांडे जी जुड़ गए हैं, जो पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। एपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनसे भी हम बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। और अनिल तलान राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं अनिल जी। बैठक में बातचीत हुई है, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही। सर, क्या कारण है जो समाधान नहीं निकल पा रहा है? समाधान तो इसलिए नहीं निकल पा रहा है, किसानों ने कहा था कि तीनों अध्यादेश वो किसान के विपरीत हैं, किसान को खत्म करने की कवायद है। और ये आज से नहीं, जब घर में किसान बैठा था, मौजूदा सरकार ने तीनों अध्यादेश को जब ये लाए थे, तभी से किसान कह रहा है। आज जब पूरा परेशान होकर पूरे देश का किसान सड़कों पर उतर आया है, तब भी सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वार्ता फेल हो रही है। सिर्फ उतनी बातें कही गई थी, और ये बात आज की नहीं रही। राजनीतिक पार्टियों की, समस्त राजनीतिक पार्टियों की अगर मैं बात करता हूं, तो हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियों ने किसानों का शोषण किया है। कांग्रेस, अगर आज ये लग रहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ है, बड़ी बड़ी बातें वो कर रही है, तो 2012 में कांग्रेस भी इसी को लाना चाहती थी। अखिलेश जी भी आज किसानों की बहुत हिमायत कर रहे हैं। अखिलेश जी ने भी उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपया कर्जा माफ करने की घोषणा करी थी, और उसमें कहीं कोई मानक तय नहीं था जो कर्जा माफ करने की घोषणा करी थी। बिजली का ट्यूबवेल का बिल माफ करने की घोषणा उन्होंने करी थी। नहरी आपासी उन्होंने माफ करी, सरकारी ट्यूबवेल का बिल उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन प्राइवेट ट्यूबवेल का मैं यही पूछना चाह रहा हूं अनिल जी। अनिल जी, जैसा आप कह रहे हैं, अनिल जी जैसा आप कह रहे हैं कि अभी हर सरकार ने ऐसा ही वादा किया, लेकिन जब विपक्ष में वो चले जाते हैं तो किसानों की बात करते हैं, सरकारों में होते हैं तो नहीं करते हैं। आपको लग रहा है कि आपके आंदोलन को अब सियासी रूप देने की कोशिश की जा रही है, हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि हाईजैक लग कैसे रहा है। मुझे तो लग रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों की फिर से साजिश है, और किसानों के इस आंदोलन को फेल करने में भले ही वो कोई पार्टी तारीफ कर रही हो और कोई ये कह रही हो कि आंदोलन गलत कर रहे हैं, लेकिन मुझे साजिश महसूस हो रही है। ठीक है, मैं इसी पर एक सवाल पूछना चाहूंगा मनोज आपसे भी। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज पांडे जी। लेकिन सचिन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उनका कहना है कि 2012 में आपने भी ऐसे कुछ किया था, लेकिन अब जब आप विपक्ष में आ गए तो अन्नदाता की बात करने लगे, किसानों की बात करने लगे। उनका कहना है हम अपनी मांगों को उठा लेंगे, आप दूर रहिए। देखिए मृदुल जी, किसान भारत का अन्नदाता व भाग विधाता है, और कांग्रेस पार्टी की जब गवर्नमेंट रही है, किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आई थी, और किसानों का कर्ज माफ किया था 2009 में हम लोगों ने 72,000 करोड़ रुपया, जिसमें से 4 करोड़ रुपए जो 4 करोड़ लोगों का जो कर्ज माफ हुआ था 72,000 करोड़ रुपए। तो मैं स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से ये कृषि कानून जो आया है, जिसमें इतने क्लॉजेस हैं, इतना गोलमाल है,
और इस पे जो लगातार कुठाराघात होता जा रहा है, निश्चित तौर पे हमारे देश में 62 करोड़ से ज्यादा किसान हैं और 250 से ज्यादा हमारे देश में किसान संगठन हैं और किसान नेता हैं। लेकिन मोदी जी ने जब कानून ये बनाया, ना तो उन नेताओं के साथ चर्चा की, ना तो विपक्ष से कोई राय मशवरा की, और ये काला कानून सिर्फ और सिर्फ थोप दिया। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में संविधान को ताक पे रख करके ये काला कानून पास किया गया, तो मृदुल जी उसी दिन लग गया था कि आने वाले समय में कि ऐसे जो हमारे किसान भाई हैं वो आंदोलन जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी जो फसल है उसका एमएसपी तो तय नहीं किया इस सरकार ने, और तो उन्होंने कह दिया कि वन नेशन वन मार्केट। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिल जी कहिए। मृदुल जी, वन नेशन वन मार्केट की बात कह रही थी, लेकिन आज की डेट में हमारे देश में 80% से ज्यादा जो किसान है, बातचीत नहीं हो पा रही है, बेनतीजा रही है। यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं वो, कहिए अनिल जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि 1988 में बड़ा आंदोलन महात्मा टिकैत ने बोर्ड क्लब पर किया था। हाँ। वहां पर किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ था उसका आज तक आप लोग संगवाह हैं। अनिल तलान जी, मेरा एक और सवाल है, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। एक छोटा सवाल है मेरा, मैं सिर्फ कहना उतना चाहता हूं। हाँ। आज बिल्कुल आवश्यकता है, इस किसान को प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता है, लेकिन कितने वो बिल्कुल साफ मन से किसानों का साथ देना चाहते हैं वो डिपेंड उन पर करता है। और जहां तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन संगठनों में भी आप तो जरूर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जो संगठन बातचीत करने पहुंचे उन्होंने भारतीय किसान यूनियन को अलग किया, फिर एक अलग से बैठक होती है, फिर उत्तर प्रदेश और आसपास के जो किसान हैं फिर वो दूसरी बैठक में जाते हैं। यानी यहां पर भी दो तरह के संगठन हैं, और जो बातचीत हुई है बैठक में वो यही हुई है कि संगठन में लोगों को सीमित रखा जाए, उसे छोटा किया जाए। मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। अब यही चीज किसानों का कहना है कि जब विपक्ष में होते हैं तो बड़ी अच्छी तरीके से कही जाती है, सरकार में आने के बाद सभी जगह एक ही तरीके के काम किए जाते हैं, लेकिन अभी बातचीत बेनतीजा रही है। आपका कहना है कि सरकार मांग मान नहीं रही है, किसानों की बात सुन नहीं रही है। ये बैठक की तस्वीरें तो हैं, सुन रहे हैं वो लोग तो। देखिए मृदुल जी, जी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, कहिए जी। हमारी आवाज आ रही है मृदुल जी? बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। देखिए मृदुल जी, ये बहुत एक गंभीर प्रकरण है, ये बहुत गंभीर प्रकरण है। देश की 68% आबादी आज कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी है और कृषि पर आधारित है, और हमने नहीं, ये देश के सारे कृषि के विशेषज्ञों ने माना है कि देश में जब तक किसान को हम सेंचुरेट नहीं करेंगे, उसे संतृप्त नहीं करेंगे, हम देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि विपक्ष की जहां तक भूमिका का सवाल है, और विपक्ष ने क्या वादे पूरे किए या क्या नहीं किए, ये एक अलग सवाल है। लेकिन आज जो लोग सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, ये जिम्मेदारी तो उनकी है कि 1 महीने और 1.5 महीने से लगभग किसान संगठन लगातार ये चेतावनी दे रहे थे और राज्य सरकार से, केंद्र सरकारों से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं और हमको इस पर बात करनी है। सरकार 1.5 महीने में क्या करती रही? लगातार वो नोटिस देते रहे कि हम मजबूर होकर के सड़कों पर आएंगे। सरकार क्या करती रही? और जहां तक सरकार का ढुलमुल रवैया है, ये पूरा देश देख रहा है कि सरकार खुद नहीं चाहती, कह रही है, किसान संगठनों में सरकार बार बार कह रही है मनोज जी, सरकार बार बार ये कह रही है कि किसान जो होने वाला है उसको लेकर तो प्रदर्शन नहीं कर रहा था, ये तो छल और भ्रम फैलाने का काम विपक्ष ने किया है। नहीं, ये सरकार एकदम गलत कह रही है। देखिए, आज हम जिस प्रदेश से आते हैं, जिस प्रदेश से हम विधायक हैं, आज हम बहुत अच्छी तरीके से जमीन में देख रहे हैं कि आज कृषक को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मृदुल जी, आप सर्वे करा लीजिए, उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि 50% से ज्यादा जो असली किसान है उनकी उपज नहीं खरीदी गई, बिचौलिए हावी रहे। 900 रुपए में धान बेचने के लिए किसान को, तो ये बिचौलियों को ही तो हटाने के लिए सरकार मिल रही है। अनिला जी, सरकार कुछ भी दावे कर ले, 1800 1900 के 1300 1400 इसी एमएसपी और इसी बिचौलिए पर मनोज जी जो आपने बात कही है, अनिला जी से मैं कमेंट चाहता हूं, फिर इसके बाद हम एपी तिवारी जी का रुख करेंगे। अनिला जी, बातचीत तो बेनतीजा रही है, सरकार पीछे नहीं हटेगी, ये भी साफ हो गया है। जी।
मैं तो कहूंगी कि कोई भी जो समाधान निकलता है बातचीत से ही होता है, कोई बात नहीं। आज कोई बहुत कॉन्क्लूसिव बात नहीं हो पाई है तो आगे बिल्कुल होगी, परंतु दो प्रवक्ता बंधु बैठे हुए हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से। काला कानून है, किसान जो है बिल्कुल उसका हित नहीं हो पा रहा है, तो मैं इन दोनों से एक ही चीज पूछना चाहती हूँ। मैं किसानों के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि उनको ये कानून समझ में नहीं आ रहा है। इससे ऐसा है कि कानून सबको समझ में आता है, पर एक परसेप्शन क्रिएट करने की बात होती है। हाँ, मैं बदलाना जैसे परसेप्शन समाज यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं किसानों का बहुत सम्मान करती हूँ और मैं उस धरती की बहू हूँ जहाँ से बाबा टिकैत आते हैं, तो मैं किसानों का बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ। तो इस प्रकार के कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करने वाली हूँ। परंतु ये जो राजनीति कर रहे हैं, दो प्रवक्ता बंधु भी बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं काला कानून है, काला कानून है, काला कानून है, तो पहले बात मैं समझना चाहती हूँ इस प्रवक्ता बंधु से कि भाई काला कानून कैसे जरा समझा दो। और दूसरी बात मैं दोनों लोगों से ये समझना चाहती हूँ कि किसानों की जो हालत या हालात है उत्तर प्रदेश में 4 साल में बिगड़ गए और देश में 6 साल में बिगड़ गए। ऐसे शासन 7 साल जिसने राज किया वो 1960 में एक सेकंड 10 चीजें दे दी। हाँ, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये किसानों की स्थिति अभी की बात नहीं है। उनका कहना है भविष्य में ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र है इस पूरे बिल में, यहां पर व्यापारियों को ताकत मिलेगी, किसान कमजोर हो जाएगा, इसलिए एमएसपी का जो जिक्र है उसे लिख दिया जाए कानून में। इस बात पर एतराज है। नहीं, मुझे मालूम है कि किसान की क्या डिमांड है और अच्छी तरीके से मुझे पता है। और ऐसा, और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसान जो है वो उसको मालूम नहीं है या उसने ये जो उनके किसान लीडर्स हैं उन्होंने ये पूरा कानून पढ़ा नहीं है। मैंने परसेप्शन की बात की, जो परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहा है। इसीलिए मैंने दोनों प्रवक्ता बंधु से कहा काला कानून है, काला कानून है, आप बताइए काला कानून क्या है। दूसरी बात मुझे ये भी समझा दीजिए कि जो पूरे भारत वर्ष का किसान है 6 वर्ष में इसकी हालत बहुत खराब हो गई क्या, या उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में बहुत हालत खराब हो गई क्या बताना चाह रहे हैं हम। इससे पहले तो बहुत सुधार था। 1960 में तकरीबन 45% कंट्रीब्यूशन रहता था इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी में किसान का। अब क्या है 20%, 18%। तो फिर अगर सब कुछ ठीक है अनिला जी सब कुछ बढ़िया है। एक फाइनल बात और कह दूं। हाँ, कह दीजिए। हाँ, देखिए ऐसा नहीं तो उदाहरण दे, बाकी तो देखिए किसान लीडर बात कर रहे हैं सरकार से, मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि सोल्यूशन निकलेगा। मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ये होते हैं। आज हम देखते हैं कि कितने सारे जो चैनल चल रहे, प्राइवेट चैनल भी चल रहे दूरदर्शन के अलावा। हमारे पास चॉइस है कि हम कौन से चैनल को अनिला जी एक अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, ये किसान जो है ये फिर सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? इन लोगों को भी क्या बिल समझ नहीं आ रहा है? परसेप्शन की बात करिए, परसेप्शन की बात करिए। हाँ, ये परसेप्शन किसने बना दिया किसानों में? क्या किसानों में परसेप्शन बनाना इतना आसान था तो विपक्ष ने बना दिया? आप उन्हें समझा नहीं पाए जो अब समझाना पड़ रहा है, तीसरे दौर तक नहीं समझ पाए? देखिए ऐसा है, जब भी बदलाव होता है 1991 में जब हमारी इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था को ओपन किया गया था उस वक्त भी बहुत हल्ला काटा गया। ये कहा कि देश को बेच दिया गया है, देश को अब बिल्कुल ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, ये हो जाए। उसके बाद क्या है, हम एक ठीक है। एपी तिवारी जी, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं, चाहे वो किसान हो या फिर आम जनता हो। आपसे समझना चाहेंगे सर, ये पूरे कृषि कानून को लेकर विस्तार से समझाइए। देखिए मृदुल जी, एक बात तो ये है कि कृषि सुधार जो लाए गए हैं 3 कानूनों के माध्यम से, उनको 1991 में जो आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी उन्हीं की महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पे देखा जाना चाहिए। ये सुधार के लिए कानून है। ये जो खेती के क्षेत्र में जो ऐंठनें पड़ी हुई थी, जो विद्रूपताएं थी, डिस्टॉर्शंस थे, उनको करेक्ट करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं, ये सुधार लाए गए हैं। लक्ष्य क्या है? आर्थिक दृष्टि से मैं फौरी तौर पे आपके सामने रखना चाहूँगा कि हाल के वर्षों को देखें तो जो खाद्य कीमतें हैं, खाद्यान्नों के दाम हैं, उनमें भारी उथल पुथल रही है, उतार चढ़ाव आते रहे हैं। खाद्य महंगाई लगातार बढ़ती रही है और उसका दंश आम आदमी को झेलना पड़ता रहा है। उसे रोकना, खाद्य महंगाई को,
दूसरे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि पैदा करना, ये बहुत खास एक पहलू है। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर रखें कि पंजाब में खेती के विकास की दर लगातार घट रही है, मृदा की उर्वरा शक्ति में, सॉइल की फर्टिलिटी में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है। आंकड़े हैं हमारे पास, उसके अनुमान है कि इस समय जो कभी 70 के दशक में पंजाब की खेती के विकास की दर हुआ करती थी 5.7%, वो घटकर इस समय 1.9% पर आ गई है, 1.9% पर आ गई है। अखिल भारतीय स्तर पर उस समय जब पंजाब की 5.7% ग्रोथ थी तो 2.3% ग्रोथ थी खेती की, और आज खेती की पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखें औसतन ये 3.5% है। अब ऐसे में एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये आंदोलन चल रहा है उसका कहीं एक जो एक केंद्र बिंदु है वो पंजाब और हरियाणा है, और यही दो राज्य ऐसे हैं जिनको हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। एक बात और महत्वपूर्ण है, हम उदाहरण ले लें बिहार से, बातें स्पष्ट हो जाएंगी। बिहार में लगभग 35% सब्जियों और फलों का उत्पादन का हिस्सा है खेती में, जबकि पंजाब और हरियाणा में, पंजाब में खास तौर पर ये केवल 11% है। 40% अनाज का उत्पादन होता है बिहार में और पंजाब में होता है 70%। तो ये जो एक ह्यू एंड क्राई है, एक जो जिसको कह सकते हैं चिल्लपो मची हुई है कि एमएसपी छिन जाएगी। पहली बात तो एमएसपी के बारे में बहुत गवर्नमेंट का या प्रधानमंत्री का खास तौर पर स्टांस क्लियर है। उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और एमएसपी है, ये दोनों अभिन्न अंग हैं खाद्य सुरक्षा के, वो जारी रहेंगे। तो मृदुल जी, जो बात मैं रखना चाहता था वो ये कि तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि लगभग 93,000 करोड़ रुपए के बराबर सालाना नुकसान होता है किसानों को, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी है वो नहीं है। यही सवाल बना हुआ है, उम्मीद ये की जा रही है, यही सवाल बना हुआ है। देखिए, अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं, और फिर मैं सचिन आपके पास आऊं उससे पहले अनिल जी से एक सवाल करता हूं, फिर आपके पास तुरंत आ रहा हूं, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। मैं सचिन, अनिल जी, मेरा एक सवाल है, जैसा तिवारी जी बता रहे हैं, तो क्या इस विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है कि पंजाब से विरोध के स्वर बहुत तेज हैं? जो आंकड़े हमें तिवारी जी ने बताए, पंजाब से ही ज्यादा विरोध हो रहा है, और वहां पर भी एमएसपी के लिए ही ज्यादा जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं वहां असर ज्यादा दिखता है। देखिए, तिवारी जी जो बता रहे हैं, एमएसपी किसान के लिए उसकी उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं है, उस पर लड़ाई चलती रही है। सन 1988-87 से महात्मा टिकैत ने सन 1967 को आधार वर्ष मानकर किसान के उत्पाद की कीमत देने की बातें कही। उन्हीं बड़े आंदोलन को लेकर सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया गया, और उसमें भी उन्होंने कहा कि किसान को उसका लाभकारी मूल्य, उसकी लागत मूल्य का निर्धारण करके दिया जाए। तिवारी जी जो इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि 40% फला प्रदेश में अनाज की उत्पादन होता है, 70% बिहार में होता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि पूरे देश भर में जितना उत्पादन किसान का होता है वो फल, सब्जी, अनाज, दाल। लेकिन अनिल जी, मैं फिर उस बात पर आ रहा हूं, जब सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, यानी प्रधानमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं, तो फिर इस बिल में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? नहीं होगा तो जिस तरह से 3 अध्यादेश को लाए हैं उसको भी उसी कानून में शामिल कर लेना चाहिए। एक बात सबसे बड़ी मैं आपको बताता हूं, इन्होंने उसमें कहा है 3 अध्यादेश जो आए हैं उसमें कोई भी आदमी कितना भी स्टोर करने के लिए उसमें स्वतंत्र होगा। हिंदुस्तान के अंदर आज भी हम देखते हैं कि प्याज 50 पैसे किलो किसान को बेचनी पड़ती है, और जब वो किसान के पास नहीं रहती तो वही 100 रुपए किलो बिकती है। आप थोड़ा सा ये देखिए कि कितनी बड़ी विसंगतियां हैं। दाल की कीमतें जब किसान को बेचना पड़ता है वो 30 रुपए 35 रुपए किलो में, और वही दाल यहाँ कर उपभोक्ता को 110 रुपए 15 रुपए किलो में खरीदनी पड़ती है। तो आज भी अगर यही स्थिति है अनिल जी, वही हम कह रहे हैं कि अगर आज भी ये स्थिति है तो क्या इस नए तरीके से स्थिति बदल सकती है
क्योंकि सरकार इसी पर जोर दे रही है कि नए तरीके से स्थिति बदल जाएगी। अब मैं सचिन से एक छोटा सवाल कर लेता हूं, बड़ी देर से वो आपकी भी बात सुन रहे हैं। मैं फिर आपके पास आ रहा हूं सर, और वक्त दूंगा आपको, चिंता ना करें आप। सचिन अपनी बात करिए। जब सरकार कह रही है तो ये छल या भ्रम फैलाने की बात कौन कर रहा है? उनके निशाने पर तो सीधे विपक्ष है। देखिए मृदुल जी, मैं कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी काशी की पवित्र धरती पर जाकर के सफेद झूठ बोलते हैं। वो एमएसपी की बात तो कहते हैं, लेकिन उस अध्यादेश, उस एक्ट में एमएसपी को मेंशन नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की वो जो पहले की बातें थी, जिसमें उन्होंने 15 लाख की बात कही थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, काला धन की बात कही थी, तो उसी तरीके एमएसपी की बात वो कह रहे हैं। आप एक्ट बना रहे हैं और एमएसपी को मेंशन नहीं कर रहे हैं। रही वन नेशन वन मार्केट की बात, अब देश में 80% से ज्यादा ऐसे किसान हैं मृदुल जी, जिनकी जमीन 2 एकड़ से ज्यादा नहीं है, और वो अपनी फसल हरियाणा के किसान कैसे महाराष्ट्र ले जाकर के बेच सकेंगे? तो कौन कह रहा है महाराष्ट्र ले जाने की? सक्षम नहीं है उसके पास। सचिन देखिए, महाराष्ट्र ले जाने का कोई नहीं कह रहा। उनका कहना है कि आपका ट्रांसपोर्ट बचे, इसलिए आप शहर के या घर के पास भी बेच सकते हैं। देखिए उन्होंने किया क्या, इस एक्ट में किसान की जो मंडी थी उसको खत्म कर दिया, जिससे कि उनके जो पूंजीपति जो कुछ अपने मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए दर्ज करा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बार बार कह रही है कि मंडियां खत्म नहीं होगी, मंडियों की दामों पे जो तस्वीर है वो जारी रहेगी। मैं बेहतर चाहूंगा कि अनिला जी इस पर जवाब दें। सचिन आप भी इस पर चर्चा में रहें। पहले अनिला जी और आप एक एक सवाल कर लें और चर्चा भी कर लें, इसके बाद हम तिवारी जी का फिर रुख करेंगे। सचिन आपका सवाल, अनिला जी जवाब देने को तैयार बैठी हैं। जी देखिए मृदुल जी, जब चर्चा की शुरुआत हुई, मैंने तो मैंने यही बात मंडियों को एक्ट में मेंशन कर दीजिए। एक मिनट, मैं बोल रही हूँ सचिन जी। मृदुल जी, जब चर्चा की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो था परसेप्शन। अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु हैं सचिन जी, उन्होंने इसको सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध कर दिया? अभी आपने भी उनको पीछे टोककर बताया कि एमएसपी कहीं नहीं गई, जैसी थी वैसी है, एपीएमसी कहीं नहीं गया। तो आप ये बताइए, एमएसपी को मेंशन करिए ना। आप एक्ट में एमएसपी का मेंशन नहीं कर रहे हैं और फिर मोदी जी। अनिला जी एक मेरा सवाल है, अगर सब कुछ यथावत रहेगा अनिला जी, तो लिखने में क्या शाही ज्यादा लग रही है? मित्रों को फायदा पहुंचाने के एक मिनट सचिन, मैं वही पूछ रहा हूँ। सचिन एक सेकंड रुक जाइए। सचिन मेरी बात तो सुनो। शोषण किया है, सचिन मेरी बात सुनिए। सचिन एक सेकंड सुनिए। इन्होंने दमन मेरी बात सुनिए आप, और पूंजीपतियों को इन्होंने नमन किया है। मैं कहना चाहूंगा सचिन मेरी बात सुनिए। अब जो करोड़ जो आपकी दिक्कत है, परिवार के लोग जो संकट के कगार ऐसा लग रहा है सचिन, आपको ऐसा लग रहा है प्रदर्शन कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है या व्यापारियों की बात की जा रही है? अगर आप खरीदते हैं किसानों का गेहूं तो मैं भी खरीद सकता हूं, आप भी खरीद सकते हैं, सबके लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि आप ही खरीद सकते हैं। पहली बात तो ये। अब अनिला जी आपके पास आना हूं, अगर एमएसपी जारी रहेगी, आप मौखिक तौर पर कह रहे हैं, तो लिख दीजिए। उसमें शाही ज्यादा लग रही है क्या? नहीं, शाही बिल्कुल ज्यादा नहीं लग रही है। और किसानों के लिए जिनका एग्रीकल्चर बजट जो है 2018-19 से 2019-20 में यही सरकार है जिसने एग्रीकल्चर बजट भी ना ऑलमोस्ट डबल कर दिया। यही सरकार है जो किसान सम्मान निधि जो है, मैं गिराना नहीं चाह रही, अनिला जी आपने बहुत अच्छे काम किए, आपने बहुत अच्छे काम किए, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो एक तस्वीर देखिए, मैं आपको जवाब दे दीजिए। अनिला जी एक तस्वीर का जवाब दे दीजिए। तस्वीर आप देखिए। एक सेकंड मंत्री, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये किसान क्यों यहाँ पर बॉर्डर रोक कर खड़े हुए? किसानों को आतंकी बता देते हैं। नहीं सचिन, अभी उत्तर प्रदेश के एक मंत्री किसानों को गुंडा बता देते हैं। सर सचिन, अगर कोई भिंडर वाला की तस्वीर लेकर आया है, भाग विधाता है, अगर वो भिंडर वाला की तस्वीर लेकर आया है या वो कह रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपकी पार्टी की थी, वो देखिए उनका कहना है हमने इंदिरा गांधी को गोली मारी, छाती ठोक के मारी, प्रधानमंत्री को मार देंगे, तो ये गुंडे नहीं है तो कौन है? कोरोना जैसे मैं यही कह रहा हूं, क्या ये आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश है? सचिन, पहला ही सवाल मेरा ये था
कि ये लोग, अगर आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं आतंकवादी या कोई अराजक तत्व का है, तो ये लोग कौन है? किसान नहीं है मृदुल जी, ये लोग कौन है अगर किसान नहीं है तो? ये भी सवाल है कि इसकी भी जांच की जानी चाहिए और इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है। किसान ना कोई, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है, मैं उस पर इनकार नहीं कर रहा। अनिला जी, सब कुछ बेहतर है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है? ना कोई पार्टी होता है, किसान हमारे देश का, बिल्कुल मैं समय दे रहा हूं आपको, उसके बाद तिवारी जी का रुख करेंगे। उसको इन लोगों ने आतंकी बता दिया और आप जो किसानों पे 10 से 12,000 किसानों पे FIR लिख दी आपने। किस मकसद से FIR लिख दी आपने? FIR लिखने का कोई तथ्य आपके पास था? ठीक है, मैंने कहा ना, अरे अगर कोई बिल्डर वाला के साथ क्यों ऐसा दोहरा रवैया अपनाए हुए हैं? मोदी जी कह देते हैं किसानों की आय दोगुनी कर देते हैं। कितनी बार शपथ लेंगे मोदी जी? आप बताइए ना अनिला जी, आप बताइए कि आज की डेट में समर्थन मूल्य क्यों नहीं लिखा गया अध्यादेश में और संविधान को सचिन और अनिला जी पास कराया गया? सचिन मेरी बात हमारे किसान भाइयों से बातचीत क्यों नहीं? ऐसे बहस नहीं होती है सचिन, ऐसे बहस नहीं होती है। कुछ अगर आपने पूछा है तो उसका जवाब लीजिए, उसके बाद मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा। अनिला जी, सब कुछ ठीक है तो किसान सड़कों पर क्यों है? सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, तो किसान सड़कों पर क्यों है? क्यों आ गया ये? अरे मैं आपको जो बिजनेस प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हुए हैं, जिनको ना तो एमएसपी की समझ है, APMC मैंने पूछा, इनको APMC की भी समझ नहीं है। मैडम वो तो हम बता देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ किसान सड़कों पर क्यों है? हाँ नीला जी, फिर वही गलत चर्चा जाएगी ना मैडम। इसलिए MSP और समर्थन मूल्य लिखा नहीं आपने। आपको समझ है कि आपने कुछ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस एक्ट को लागू कर दिया? अरे चिंता मत करिए सचिन जी और अनिला जी, मित्र आपके साथ में, यही तो दिक्कत है सर, आप लोगों की यही दिक्कत है। मेरी बात सुनिए सचिन जी और अनिला जी, ये दिक्कत है आप लोगों की। आपको जो काम की बात है उस पर बोलना नहीं होता है, तक लड़ाई लड़ेंगे। आपको काम की बात पर बोलना नहीं होता है। वापस जब मैं काम की बात पूछ रहा हूं तो उस पर कोई बोलेगा नहीं। वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस ने ये कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। जो काम की बात है वो तो करिए कम से कम। तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर सबसे अहम सवाल यही कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो किसान फिर क्यों आ गए? अगर बिल अच्छा है, बिल में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो किसान क्यों आ गए? कैसे हो गए? कहीं तो कुछ दिक्कत हुई होगी। मृदुल जी, मृदुल जी, ये पूरा विषय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का है, केवल अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का नहीं है। कुछ कृषकों के स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है, कुछ भ्रांतियां हैं उनकी, और कुछ चिंताएं भी हैं, गंभीर चिंताएं भी हैं कह सकते हैं। जैसे एमएसपी को लेकर जो एक भ्रम की स्थिति है, हमें समझना होगा। अनुमान बताते हैं कि केवल 6% कृषक ही एमएसपी से आवृत्त होते हैं। तो जो चर्चा में बातें आ रही हैं उसको गंभीरता से देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। दूसरे ये कि 7 से 8% कुल कृषि उपज का ही एमएसपी में कवर होता है। एमएसपी में केवल अनाज की कुछ निश्चित जिनसे ही आती हैं। जो मैंने बिहार का उदाहरण दिया था कि बिहार, इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में खेती का विविधीकरण हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। फलों की खेती, फूल की खेती, व्यावसायिक फसलों की खेती, और इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से जोड़ना, इनको कृषि प्रसंस्करण उद्योगों से जोड़ना, या कृषकों की एक जो आजीविका के स्रोत हैं वो टिकाऊ कैसे बने, उसकी जिंदगी में आर्थिक स्थिरता कैसे आए, ये कंसर्न है। पूरी व्यूह रचना को भली भांति समझे बिना टिप्पणी कर देना भी मैं समझता हूं उचित नहीं है होती। इसलिए मैंने दृष्टांत दिया कि पंजाब के किसानों की चिंता कहां तक टेनेबल है कह सकते हैं, कहां तक आगे जाने वाली है, वो टिकाऊ नहीं बन सकती। क्योंकि वहां पर जब हमने कहा कि 70% अनाज का उत्पादन होता है, उसमें खासतौर पर गेहूं और चावल का, गेहूं और धान का, तो यही तो 2 फसलें हैं जो एमएसपी में खासतौर पर कवर होती हैं, उसका बेनिफिट जाता रहा है। लेकिन
सरकार ये चाहती है और आर्थिक दृष्टि से इसका अर्थशास्त्र जो है कदाचित ये समझने की आवश्यकता है हम सबको कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कृषकों की आय को दुगुणित तभी किया जा सकता है जब खेती का विविधीकरण हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, जब फूड और नॉन फूड क्रॉप्स दोनों ली जाएं, नॉन फूड क्रॉप्स का रकबा बढ़ेगा, स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा, बिचौलिए समाप्त हो रहे हैं। एमएसपी मेरा ऐसा अभिमत है, विचार है कि एमएसपी पूरी प्रक्रिया में अपने आप निष्प्रभ हो जाएगा जब किसान को बाजार से लाभकारी कीमतें मिलेंगी। हमें यह समझना होगा कि 1965 में एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बना, 1985 तिवारी जी, एक मेरा सवाल है, उसके बाद मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। जैसा आपने कहा कि एमएसपी की जो स्थिति है, अगर उन्हें मार्केट में जैसे मार्केट ओपन होगा तो उन्हें अलग अलग दाम मिलेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि ज्यादा दाम भी मिलें और इससे एक सेफ, यानी आप अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो भी एक सेफ पैसेज किसानों को मिल रहा है। लेकिन एक डर है, उनका कहना है कि अगर ऐसी व्यवस्था चलने लगेगी, अगर प्राइवेट यानी व्यापारियों की व्यवस्था ठीक तरीके से चलने लगेगी तो फिर जो पुरानी व्यवस्था है उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं, वो अपने आप कमजोर हो जाएगी। ये एक डर मुझे लग रहा है किसानों में है। देखिए मृदुल जी, आर्थिक दृष्टि से मैं पुनः इसको आर्थिक नजरिए से देखना चाहूंगा। यदि ऐसा कहा जा रहा है कि कारपोरेटाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, निजी कंपनियां आ जाएंगे, मेरा मानना है, यही तो मैं विषय रख रहा था कि 85 में जब कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस बन गया, एमएसपी लाया गया, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस तय होने लगी, तब भी तो किसान को हम लाभकारी कीमतें देने में विफल रहे एक राष्ट्र के तौर पर। अब जब ये परिवर्तन किए जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि दृष्टि कुछ इस तरह बन रही है। बिल्कुल तिवारी जी, आप ये भी ठीक कह रहे हैं कि अगर तब हमने कोशिश की कि किसानों को फायदा हो जाए, तब भी नहीं हुआ, और अब जब कानून बना है नया और परिवर्तन हुआ है, बदलाव लाया गया है, तो क्यों ना इस पर भी थोड़ा भरोसा किया जाए। अनिल जी, ये बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आप, हमारी नियत जो है वो गंगा जल की तरह पवित्र है, क्या आपको नहीं लग रही है? देखिए, शब्दों के कह देने से नियत गंगा जल की तरह पवित्र नहीं हो जाती। अब अभी पीछे मोदी जी ने सन 2014 में उन्होंने घोषणा करी थी कि हम किसान को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके उसको लाभकारी मूल्य देंगे, उसको 1.5 गुना लागत मूल्य का 1.5 गुना रेट देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कहीं से पता करिए, तिवारी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जानते होंगे आज लागत मूल्य गेहूं का क्या आ रहा है, धान का क्या आ रहा है, क्या उसको 1.5 गुना मूल्य मिला? और जहां तक एमएसपी की बात है, एमएसपी पर कितना किसान का उत्पाद खरीदा जाता है, आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं। 6% उत्पाद को खरीदने की बातें करते हैं, मात्र 6% उत्पाद खरीदा जाता है। गेहूं का रेट ये 1950 रुपए क्विंटल में 1400 रुपए क्विंटल किसान को बेचना पड़ता है। मक्का 1900 रुपए क्विंटल की 1950 रुपए क्विंटल की इनको 600 रुपए क्विंटल में बेचनी पड़ती है, और ये उसके बाद उसका आयात करते हैं। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि सब्जियां, फसल, अनाज, दाल, सभी किसान का लूट हो रही है। और मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, जब इन्होंने छूट दे रखी है कि एक व्यक्ति कितना भी स्टोर कर सकता है, आज जहां पर स्टोर पर पाबंदी है तब ये नहीं मानते हैं, उस पर कालाबाजारी में बंद होते हैं। और जब कोई पाबंदी नहीं होगी तो क्यों कीमतें नहीं बढ़ेंगी? किसान के पास मात्र 1 महीने के लिए उस पर फसल आती है, और 1 महीने में जो ट्रेडर्स उसकी खरीदारी करता है, पूरे 10 महीने 11 महीने के लिए उसको बड़े रेटों पर बेचता है। किसान का जो भी उत्पाद पैकेट में बंद होकर जाता है, उसकी कई गुना कीमतें बढ़ जाती हैं। यहाँ का पूंजीपति पैकेट में बंद करने के बाद उससे 20-20 गुना कमा रहा है, और किसान भूखा मरा जा रहा है। किसान पूरी तरह से आत्महत्या के कगार पर है ना सर, कि अगर आपके पास ओपन मार्केट है, मैं अनिला जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि ओपन मार्केट होगा तो एक ना एक दिन जाके जो व्यवस्था सरकारी बनी हुई है ओपन मार्केट वो बिखर जाएगी, वो टूट जाएगी। अनिला जी, हिंदुस्तान के अंदर कहीं तो बताया जाके कौन सी उत्पाद की कीमतें ज्यादा है वहां पर, वहां का किसान उस उत्पाद को वहीं पर पैदा करेगा। वही अनिल जी मैं पूछ रहा हूँ। अनिला जी कहिए। नहीं बिल्कुल, देखिए अनिल जी ने जो बात कही है उसमें
कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने बात कही बहुत स्पष्ट रूप में बात की, और ये परेशानी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की बिल्कुल है। और इसीलिए जब मैंने शुरुआत में कहा था कि 1960 में जब ऑलमोस्ट 44-45% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का रहता था इकोनॉमी में, वो घटकर अब मोर देन 50% या 60% वो घट चुका है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से जो किसान आत्महत्या भी करता है। और जैसे कि अभी बताया, अनिल जी ने भी बताया कि जो लैंड होल्डिंग है वो कम होती चली जा रही है, तो उसको कैसे बेटर किया जा सके। अभी ओपन मार्केट की बात करें, उन्होंने बताया कि प्रोड्यूस जो है वो कितने कम में लिया जाता है, अभी जो लोग उसको पैकेट से बंद करके ओपन मार्केट में बेचते हैं तो 4-5 गुना करके रेट आता है। तो एक आप समझिए ना, अब आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो ओपन मार्केट है, जो डिमांड एंड सप्लाई पे कंट्रोल होगा। आपके हाथ में वो हथियार है कि आप मंडी में जाकर बेचना चाहते हैं, मंडी में जाकर बेचकर आ सकते हैं। आप बाहर बेचना चाहते हैं, आप बाहर बेच सकते हैं। आपको पूरी छूट दी गई है, यहाँ पे कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है। एटीएम भी स्टेट कंट्रोल होता है, तो वही सब नहीं है। मंडी एक बने या 4 बने, वहाँ तो कोई भी नहीं रोक रहा है, कोई एमपी कहीं नहीं जा रहा है। और अनिला जी, मांग यही है ना कि अगर आप मौखिक तौर पर कह रहे हैं तो लिख देने में क्या बुराई है। देखिए, मांग जो है वो यही है। बिल्कुल जी, एक चीज मैं बोलना चाह रही थी। हाँ जी, ये पंजाब के किसानों का विषय यहाँ पे आया है ना। मैं जैसे किसान किसी भी राज्य के हूँ, किसान है, और मुझे अच्छा लग रहा है जातीय धर्म से इधर किसान अब एक होकर अपनी बात कह रहा है। तो पंजाब का किसान आगे क्यों आया मैं आपको बताऊं, और पॉलिटिक्स यहाँ कैसे आ रही है यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर की। अब आपको पता है चुनाव आने वाले हैं पंजाब में। इन्होंने कहा था कि 90,000 करोड़ का जो है हम माफी करेंगे इनका किसानों का लोन, वो उन्होंने किया नहीं, वादा खिलाफी की है। तो अब वो अपनी शक्ल, लेकिन आपके सहयोगी वहां पर अकाली थे, उन्होंने तो कोई वादा नहीं किया था ना। इस कानून के बाद वो भी आपसे अलग हो गए हैं। सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या खुले तौर पर सिर्फ राजनीति है इस पूरे प्रदर्शन के अंदर? देखिए, किसानों की आवाज कांग्रेस पार्टी बन करके सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ेगी। हमारे जो किसान भाई हैं, 10 से 12,000 लोगों पे एफआईआर दर्ज करती है हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्हें आतंकी बताते हैं, और प्रधानमंत्री जी पहले दिन से अब तक सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की कोशिश करते हैं। जब आप कानून बना रहे थे तो आज जो ये बैठक कर रहे हैं, इससे पहले भी बैठक कर सकते थे। यही तो सवाल है कि इसके पहले भी कई सारी बैठक हुई है सचिन, लेकिन क्यों आखिर क्यों कोई फैसला नहीं हो पा रहा है? सवाल यही है। अब चौथे दौर की बैठक होगी, लागू नहीं किया, वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन अन्नदाता जो सड़कों पर है वो चाहता है कि उसका आंदोलन वो खुद आगे बढ़ाए। उसे किसी भी सियासी पार्टी की या किसी भी सियासत की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।